Hello students, welcome to Study Campus. Today our topic is Economic and Commercial Policy of the British in India. देखिए, अगर ब्रिटिश के जो नीति है, ब्रिटिश के पॉलिसी को समझने के लिए उनकी जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी है उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और किस तरह से ब्रिटिश जो है वो एंटायर इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया है, और नॉट ओनली इन द मैटर ऑफ द कमर्शियल, इवन इन द रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल एज वेल एज इन सोशल मैटर ऑल्सो। हम देखेंगे तो इसके पहले जितने भी कंकरर इंडिया में आया था, जितने भी इन्वेडर्स इंडिया को इन्वेड किया था, लेकिन उनका पॉलिसी कुछ अलग था। लेकिन ब्रिटिश का पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था कंपेयर टू द प्रीवियस कंकरर्स। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, इससे पता चलेगा कि ब्रिटिश किस तरह से और किस नीति से इंडिया को अपने अंडर लिया, और साथ साथ वो अपना खुद का रूल इंडिया पे इम्पोज किया। द ब्रिटिश कंकरर्स वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कंकरर्स through laws and administrative, economic and fiscal policies. The British government in England and company's administration in India used their powers to the advantage of British manufacturers and to the detriment of the Indian socio-political and economic fabric. The gradual development of underdevelopment has been traced through the three stages of British colonialism by R.C. Dutt in his work that is India Today। तो ब्रिटिश का जो एंटायर फेज रहा है उसको तीन फेज में डिवाइड किया गया है, और उस तीन फेज को R.C. दत्त अपने बुक इंडिया टुडे में मेंशन किया है। और उसमें वो क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरह से जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसको कैसे वो चेंज किया है, और किस तरह से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया पे हावी हुआ था, और जो पहले के जितने भी ट्रेडर्स थे, जो फ्रेंच थे या अदर ट्रेडर्स थे, फ्रेंच या डैनिश वगैरह, वो किस तरह से इंडिया से आउटकास्ट हुआ था, और ब्रिटिश जो है वो सबके ऊपर मोनोपोली किया था। फेजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट फेज इट वाज स्टार्टेड अराउंड 1757। लेकिन 1757 बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी के पहले जो ब्रिटिश का पॉलिसी था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ब्रिटिश क्या करते थे, तो ब्रिटेन से स्वर्ण मुद्राएं, गोल्डन कोइंस लाते थे, और इंडिया से जो फिनिश्ड गुड है वो लेके जाता था। अगर हम लोग देखेंगे 1757 के पहले इंडिया का जीडीपी 23% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड था। दुनिया में जितने भी जीडीपी है उसके 23% जीडीपी जो है वो इंडिया का होता था, क्योंकि इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर कंट्री एंड इंडिया एक्सपोर्टेड द गुड्स इन द डिफरेंट कंट्री, इवन इन वेस्टर्न कंट्री ऑल्सो। तो from 1600 to 1757, the East India Company was a purely trading company dealing with import of goods and precious metals into India and export of spices and textiles. The first phase was started in 1757 after the Battle of Plassey to 1813. It was called the mercantilist phase। मर्केंटलिस्ट फेज मतलब इस फेज में ब्रिटिश का कोई इरादा नहीं था कि वो इंडिया पे राज करे, लेकिन हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे इंडिया से। इसलिए वो चाहते थे कि उनके जितने भी गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उस पर कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगे, या फ्री ट्रेडिंग, जो वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो फ्री ट्रेडिंग का राइट और जमींदारी राइट लिया था, तो वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी monopolized trade and began direct plunder of India's wealth. They could impose their own prices that had no relation to the costs of production. Thus, this was the phase of buccaneering capitalism, whereby wealth flowed out of the barrel of the traders of gun. The company used its political power to monopolize trade and dictate terms to the weavers of Bengal. The company used revenue of Bengal to finance exports of Indian goods. तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में ब्रिटिश को फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गया था। फ्री ट्रेडिंग राइट के बेसिस पे जो इंडियन
जितने भी इंडियन ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे, उनकी स्थिति, उनकी कंडीशंस बहुत ही बदतर हो गई थी। उसका मुख्य वजह ये था कि इंडियन ट्रेडर्स का जो गुड्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते थे। ऐसा बोला जा रहा है कि ब्रिटिश में जो भी इंडियन, ब्रिटिश के मतलब इंग्लैंड में जो भी इंडियन क्लोथ पहनते थे उनको $5 पेनल्टी लगता था और बेचने वाले के ऊपर $20 पेनल्टी लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बेचने वाले और साथ साथ पहनने वाले के ऊपर पेनल्टी लगता था। इंडिया के जो गुड्स है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ब्रिटिश में जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी अराउंड 400% लगाता था। तो जितने की कॉस्ट नहीं उससे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता था। इससे क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली हो जाता था ब्रिटेन में और इसके कारण ब्रिटिश लोग उनको यूज नहीं कर पाते थे। उल्टा ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आते थे, उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगता था। और इंडियन जो एक टाइम में इंडिया एक एक्सपोर्टर कंट्री था, अभी धीरे धीरे वो इम्पोर्टर कंट्री बनने लगा। इन सेंस इंडिया एक मार्केट बनने लगा था ब्रिटिश के लिए। सेकेंड फेज was the industrial phase. It was started around 1813 to 1858. देखिए इस बीच में एक ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिश में। इट वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेसिस पे ब्रिटेन जो है वो सबसे आगे रहा था और ब्रिटेन में बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बेसिस पे जो उद्योग कपड़े हैंडमेड हुआ करता था अभी उसको मशीन मेड बना के और उनको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। उसमें से इंडिया भी एक इम्पोर्टर कंट्री था जो वहाँ से क्लोथ इंपोर्ट करता था। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया था ब्रिटिश के लिए। द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ ईस्ट पॉलिसी कंपनी आफ्टर 1813 वॉज गाइडेड बाय द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। द ब्रिटिश mercantile industrial capitalist class exploited India as industrial revolution in Britain completely transformed Britain's economy. Charter Act of 1813 allowed one-way free trade for British citizens, resulting in Indian markets flooded with cheap and machine-made imports. Indians lost not only their foreign markets but their markets in India too. India was now forced to export raw materials consisting of raw cotton, jute and silk, oilseeds, wheat, indigo and tea, and import finished product. Indian products had to compete with British products with heavy import duties on entry into Britain. Whatever I had told you, so all these are written in this page. Afterward, the third phase was finance colonialism. So finance colonialism, it was started around 1860 and afterward. The essence of 19th century colonialism lay in the transformation of India into a supplier of foodstuffs and raw materials to the metropolis, a market for metropolitan manufacturers and a field for investment of British capital. तो 1860 आप जानते हैं कि जो फोर्थ चार्टर एक्ट में जो पास हुआ था और इंडिया में रेलवे, पोस्टल सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, ये सब टेलीग्राफ ये सब बहुत ही लार्ज स्केल पे होने लगा था। रोड, कैनाल्स वगैरह बनने लगा था। उसमें ब्रिटिश जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। अराउंड 93% इन्वेस्टर्स ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंडिया और उनको 30% ऑफ द इनकम, नॉट ऑफ द प्रॉफिट, 30% इनकम का जो भी कुछ उसका जो भी कुछ पैसा मिलता था वो उसको दिया जाता था। इन सब आप बोल सकते हैं कि इनकम के 30% जो इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉफिट मिलते थे। Started with the emergence of the phase of finance capitalism in Britain, the rebellion of 1857 was the key factor in the change of the nature of the colonialism. The British introduced roads and railways, post and telegraph, banking and other services under the guaranteed interest schemes. देखिए guaranteed interest scheme मतलब उनको जितना भी इनकम होता था उसको 30% उनको दी जाती थी, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर।
Government paid a minimum dividend even if profits were non-existent. Various investments by the British capitalists were also made in India. As a result of this, the burden of British public debts kept on increasing and India became in a real sense a colony of Britain. ये सब को डेन ऑफ वेल्थ थियरी भी हम लोग बोल सकते हैं। डेन ऑफ वेल्थ थियरी जो आर.सी. दत्त और दादा भाई नेहरू जो एक्सप्लेन किए। दादा भाई नेहरू एक बुक लिखा था जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और आर.सी. दत्त का बुक इंडिया टुडे। ये दोनों में डेन ऑफ वेल्थ की थियरी का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। आर.सी. दत्त एंड दादा भाई नेहरू फर्स्ट साइटेड दी डेन ऑफ वेल्थ थियरी। नेहरू ब्रॉट इट to light in his book titled Poverty and on British Rule in India. R.C. Dutt blamed the British policies for Indian economic ills in his book Economic History of India in 1901-1903. Den of wealth refers to a portion of national product of India which was not available for consumption of its people. मतलब अब हम देखेंगे कि जो इंडियन इनकम, डेन ऑफ वेल्थ का मतलब आप ये समझिए कि जो इंडियन वेल्थ है, जो इंडिया का इनकम है, जो इंडियन नेशनल इनकम है, वो इंडिया में एक्सपेंडिचर न करके, इंडिया में उसको खर्च न करके उसको ब्रिटेन में भेज देते और ब्रिटेन का जो भी खर्च था, एक्सपेंडिचर था, उनको फुलफिल करते थे। तो इसको हम लोग डेन ऑफ वेल्थ बोल सकते हैं। डेन ऑफ वेल्थ बिगन इन 1757 आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी when the company's servant began to export fortunes from Indian rulers, zamindars, merchants and common people and sent home. In 1765, the company acquired the Diwani of Bengal and began purchase the Indian goods out of the revenue of Bengal and exported them. These purchases were known as company's investment. क्योंकि हम जानते हैं after the battle of Buxar in 1764, there was a treaty, it was called Allahabad Treaty. It was signed in 1765, and according to that treaty, Bengal, the Diwani and Nijamat right of Bengal, Bihar and Odisha were given to British. And जो दीवानी और निजामत राइट ब्रिटिश को मिल गया था, उनका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया और ब्रिटिश ने क्या किया कि जो इंडियन रेवेन्यूज है उसको सामान जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया से खरीद के ब्रिटेन सेंड करता था, भेजता था और ये बोलता था कि ये इन्वेस्टमेंट है। Duty free inland trade provided British merchants a competitive edge over their Indian encounters. Constituents of the drain, क्या क्या constituents है? So home charges, cost of the Secretary of State's India office, East India Company's military adventures, cost of suppressing the mutiny of 1857, and the compensation to the company's shareholders. Pensions to the British Indian officials and army officers, cost of army training, transport, equipments and campaigns outside India and guaranteed interest on railways. आप देख सकते हैं कि इसको सबको होम चार्ज बोला गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, इवन इनका ऑफिस था ब्रिटेन में जिसमें 15 मेंबर्स था, उस सबका सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता था वो इंडियन रेवेन्यू से फुलफिल की जाती थी। अगर मान लें 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, इट वॉज द ग्रेट रिवॉल्ट, उसको सप्रेस करने के लिए जितनी भी कंपनसेशन लगी थी वो इंडियन रेवेन्यू से फुलफिल की गई थी। ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स जिसका पेंशन भी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी, आर्मी ऑफिसर्स के पेंशन भी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी, कॉस्ट ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट्स, कैंपेन आउटसाइड इंडिया, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स होती थी वो सब के सब इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। इसको आप होम चार्ज कहते थे। रेमिटेंसेस टू इंग्लैंड अ पार्ट ऑफ देयर सैलरीज, इनकम्स एंड सेविंग बाय इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री एंड रेलवे एम्प्लॉयज, लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। फॉरेन ट्रेड, द फेज ऑफ फाइनेंस imperialism entered India with the introduction of railways, development of plantation, mines, banking and factories financed through British capital. Much of the burden of the expanding railway network was met by the Indian taxpayer through the guaranteed interest scheme. अब देखते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देयर वर 3 काइंड ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम
One was the permanent system, Malwari system, and Royatwari system. So first one, permanent settlement. Why it was called the permanent settlement? Because इसके पहले बिडिंग सिस्टम होता था, ऑक्शन होता था लैंड का, और जो भी ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्रिटिश को देता था उनको लैंड दी जाती थी, इसलिए उसको बिडिंग सिस्टम कहते थे। लेकिन उससे ब्रिटिश को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि ज़मींदार को उतना ज़्यादा उपज ही नहीं होता था, उतना ज़्यादा उनको ही प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो वो ब्रिटिश को नहीं दे पाते थे। इसीलिए उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया कि अभी ज़मीन जो भी ज़मींदार हैं जिसके पास ज़मीन जाएगा वो परमानेंटली उन्हीं के पास रहेगा, उनको बेचने का, किसी को देने का, सब कुछ उनके राइट मिलेगा। तो राइट टू सेल, राइट टू ट्रांसफ़र, ये सब राइट जो है अभी किसको मिलेगा? ज़मींदार को मिलेगा। मतलब ज़मींदार बिकेम द रियल ऑनर ऑफ लैंड। इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा and districts of Benares and northern district of Madras by Lord Cornwallis in 1793. जॉन शोर planned the permanent settlement. प्रॉपर प्लानिंग जो है जॉन शोर, मतलब जॉन शोर कॉर्नवालिस के बाद आया था। जॉन शोर वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया on that time. It declared zamindars as the owners of the land, hence they could keep 1/11 of the revenue collected to themselves, while the British got a fixed share of 10/11 of the revenue collected. The zamindars were free to fix the rents. देखिए यहाँ पे ज़मींदार को फ्री छोड़ दिया गया था कि आपको जितना भी रेंट पेजेंट्स पे, फार्मर्स पे डालना है आप डाल सकते हैं, और फार्मर्स से आप जितना भी ज़्यादा आप रेंट लेना है आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन जितना भी कलेक्शन होगा उसका 10/11 पार्ट ब्रिटिश लेगा और 1/11 पार्ट ज़मींदार लेगा। इसलिए ज़मींदार अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिनल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पेजेंट्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। एश्योर्ड ऑफ देयर ओनरशिप, मेनी ज़मींदार्स स्टेड इन ओन्स एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म एंड एक्सप्लॉइटेड देयर tenants. रोयतवारी सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे, Madras and Assam. Munro, he was the viceroy and Charles Reed recommended it. तो रॉयत मीन्स होता है फार्मर। तो रॉयतवारी सिस्टम, यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट करते थे, बीच में किसी भी तरह का ज़मींदार या लैंडलॉर्ड नहीं होता था। इन दिस अ डायरेक्ट सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रॉयत, दैट इज कल्टिवेटर। The revenue was fixed for a period not exceeding 30 years on the basis of the quality of the soil, the nature of crop. It was based on the scientific rent theory of Ricardo. The position of the cultivator became more secure, but the rigid system of revenue collection often forced him into the clutches of the moneylender. Besides, the government itself became a big zamindar and retained the right to enhance revenue at will, while the cultivator was left at the mercy of its officers. The last one was Malwari system. Modified version of Zamindari settlement introduced in Ganga Valley, northwestern frontier provinces, parts of central India and Punjab. Revenue settlement was to be made by village or estates with landlords. तो ये ग्रुप ऑफ विलेज एक साथ, आप लगान मूवी देखे होंगे, लगान मूवी में जो है ग्रुप ऑफ विलेज एक साथ जो है वो लगान देते थे, उसको क्या मालवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अ सेटलमेंट वॉज मेड विद द विलेज कम्युनिटीज विच मेंटेन अ फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप नोन एज भाईचारा, और विथ महल्स विच वर ग्रुप ऑफ विलेजेस। रेवेन्यू वॉज पीरियडिकली रिवाइज्ड, इसका फिक्स टाइम था 30 ईयर्स। कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्या इम्पैक्ट इंडियन फार्मर्स पे, इंडियन लोगों पे पड़ा था, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड मार्केट इकोनॉमी एंड डिड अवे विथ कस्टमरी राइट, कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एनकरेज्ड मनी लेंडिंग एक्टिविटी। इट शार्पेंड सोशल डिफरेंशिएशन, rich had access to the courts to defend their property. Forcible growing of the commercial crops proved hazardous for the peasants because they had to buy food grains at high prices and sell cash crop at low prices. The stability of the Indian villages